वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोखली एंड आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियसली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं हर उस प्रोसेस के बारे में जो आपकी क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। यस, पूरी प्रोसेस जहां से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी की सारी आज इस वीडियो में वन शॉट में हम कवर करेंगे। इसमें हम प्रोसेस एज वेल एज सब प्रोसेसेस सबको कवर करने वाले हैं, तो कुछ भी आपका स्किप नहीं होने वाला। और अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपके 10 से 12 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हर साल वी हैव सीन प्रोसेस से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। समटाइम्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, समटाइम्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, समटाइम्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, समटाइम्स कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। सो इसलिए अगर आपने ये वीडियो देख ली ना आपके 10-12 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। चलो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पे कवर करी है वो है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग फंक्शन से होती है, तो सबसे पहले इसी की प्रोसेस पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे किसका? एक ऐसे शख्स का जिसके कॉन्सर्ट्स आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बताना चाहेंगे किसके? और ये भी बता दो ये इंडियन ही है, ठीक है। कोल्ड प्ले की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं दिलजीत दोसांझ की। दिलुमिनाती करके इसके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स इंडिया में चल रहे हैं, मतलब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट की जा रही है इनके बारे में। तो आज प्लानिंग की प्रोसेस समझने के लिए हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलिए अब भाई देखो, दिलजीत ने सोचा मुझे कॉन्सर्ट करना है और रैंडमली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अनाउंस किया कि कल मैं यहाँ पे कॉन्सर्ट करने आ रहा हूँ, और वहाँ पे अगले दिन जाके कॉन्सर्ट हो जाएगी। क्या इतना ईजी होता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। अगर आपको एक बहुत बड़ी इवेंट करवानी होती है, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट अरेंज करना होता है, तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसकी शुरुआत होती है उन सब चीज़ों की प्लानिंग से, ठीक है। अब इस प्लानिंग में स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? सबसे पहले इसने सोचा होगा कॉन्सर्ट करवाना है, वो भी कैसा? बढ़िया तरीके का, ग्रैंड लेवल का। चलिए बहुत बढ़िया, करवाते हैं ग्रैंड लेवल का कॉन्सर्ट। तो ये काइंड ऑफ इनका एम था कि बढ़िया होना चाहिए, बिना किसी दिक्कत के होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा वहां पे नहीं होना चाहिए, और हर चीज अच्छी हो ये मेक श्योर करना। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें अज्यूम की होंगी, जैसे कि कॉन्सर्ट में कितनी पब्लिक आ सकती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग स्टेडियम बुक करेंगे ना। अगर कम पब्लिक आने वाली होगी, छोटा स्टार है तो वो छोटी स्टेडियम बुक करेगा, बड़ा स्टार है तो वो बड़ी स्टेडियम बुक करेगा। तो कितनी पब्लिक आ सकती है उसकी आंकलना लगाई होगी, उसकी अजम्पशन करी होगी। पब्लिक आएगी भी कि नहीं आएगी, किस तरह की पब्लिक आएगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले से अज्यूम की होंगी। ये सारी चीज़ें हैं नहीं और इनको पता नहीं है कि वाकई में ऐसी होंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? अजम्पशंस ले रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे होंगे स्टेडियम्स के रिगार्डिंग, कौन कौन से गाने पिक करने हैं उसके रिगार्डिंग। सो सारे ऑप्शंस देखे होंगे। उसके बाद इन्होंने इन ऑप्शंस को एनालाइज किया होगा कि ये वाला गाना लेंगे तो भैया सारे लोग गा सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में ये गाना ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टिपिकल पंजाबी गाने लेंगे जो सिर्फ पंजाबी लोग सुनते हैं तो शायद सब लोग नहीं गा पाए और सब लोग उतना एंजॉय भी नहीं कर पाए कॉन्सर्ट को। तो हर एक चीज़ का इन्होंने क्या किया होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव देखा होगा, प्रोज और कॉन्स देखे होंगे। छोटा स्टेडियम लेंगे, ज़्यादा भीड़ आ गई, अकोमोडेट कैसे करेंगे। बड़ा स्टेडियम लेंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हुई तो कैसे सबको फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस देंगे। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की होंगी बढ़िया तरीके से। उसके बाद फाइनली इन्होंने एक ऑप्शन को पिक किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, जिसमें ज़्यादातर प्रोज होंगे और बहुत कम कॉन्स होंगे। मतलब एक ऐसा ऑप्शन जिसमें ज़्यादातर बढ़ाइयाँ दिख रही हैं, ज़्यादातर एडवांटेजेस दिख रहे हैं, एक दो डिसएडवांटेज हैं जिसको ये फोरगो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने के बाद उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। फिर इस ऑप्शन को उन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा। फर्स्ट से इन्होंने एक स्टेडियम बुक किया, ठीक है, मतलब स्टेडियम सेलेक्ट किया कि आउट ऑफ ऑल द स्टेडियम्स हमें ये वाला स्टेडियम लेना है, ठीक है। फिर अब उसको बुक करना है, राइट। उसके बाद इन्होंने फॉलोअप लिया होगा कि स्टेडियम बुक हो गया, जैसे सोचा था वैसे चीज़ें चल रही हैं, बारिश तो नहीं आ रही, कवर करने की ज़रूरत तो नहीं है, सारी चीज़ों का फॉलोअप लेते रहे, ठीक है। तो किस तरह से पूरा कॉन्सर्ट हुआ? सबसे पहले कॉन्सर्ट का सपना देखा गया कि ग्रैंड लेवल पे कॉन्सर्ट करना है, एम है ये हमारा। फिर कुछ अजम्पशंस ली गई कि पब्लिक कितनी आएगी, कौन कौन से गाने पिक करने चाहिए, कौन से जॉनर के इंसान आएंगे, कैसे क्या रहेगा।
उसके बाद बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे गए, ऑप्शंस पिक किए गए, स्टेडियम के रिगार्डिंग, गानों के रिगार्डिंग, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। उन सब ऑप्शंस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखे गए और लास्टली उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया गया और उसे एग्जीक्यूट करके उसका फॉलोअप लेते गए। ठीक है, यहाँ ये जो हो रहा है ना दिलुमिनाती कॉन्सर्ट के लिए, ये पूरी की पूरी चीज़ें प्लानिंग प्रोसेस कहलाई जाती हैं। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो ये सेम एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई आई हैव गिवन दिलजीत दोसांझ का ही एग्जाम्पल, रीजन बीइंग आजकल ये चल रहा है। ठीक है, जो चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं ना, जो चीज़ें आजकल हो रही होती हैं, अगर आप उसका एग्जाम्पल पिक करें ना, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे बच्चा कैसे थ्योरी को आज में जो मतलब चीज़ें हो रही हैं उनसे लिंक करके बता पा रहा है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। तो एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले हमने क्या किया था, अच्छा कॉन्सर्ट कराना है, मतलब हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था। उसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे कि भाई ज़्यादा भीड़ आ सकती है, कम भीड़ आ सकती है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फिर उसके बाद है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखना। जब हमने देखा था ना कौन कौन से गाने सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेडियम्स को रेफर कर सकते हैं, तो हम ऑल्टरनेटिव्स देख रहे थे। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स का हमने प्रोज एंड कॉन्स किया था, मतलब हमने उसका इवैल्यूएशन किया था कि कौन सा कैसे रहेगा, एनालाइज किया था। फिर उनमें से हमने एक स्टेडियम सेलेक्ट किया था, एक गाना सेलेक्ट किया था, तो ये ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद हमने बुक करने के लिए एग्जीक्यूशन करा था, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। और लास्ट में हम फॉलोअप लेते रहते हैं, देखते रहते हैं जो चीज़ें हमने जैसे सोची थी वैसे सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी प्लानिंग प्रोसेस चलती है। सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना एंड फॉलो अप। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलेंगे हम हमारी सेकेंड प्रोसेस पे। चलिए, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी सेकेंड प्रोसेस, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। अब हम सेम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, जब कॉन्सर्ट का सपना देख लिया गया था, स्टेडियम वगैरह बुक करने के लिए एग्जीक्यूशन कर लिया गया था, सब कुछ कर लिया गया था, उसके बाद इन्होंने, बहुत सारे काम होते हैं कॉन्सर्ट में, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही काम होगा, लाखों करोड़ों काम होते हैं, तो सब कामों को इन्होंने क्या किया होगा, लिस्ट डाउन किया होगा। हर एक काम को इन्होंने लिस्ट डाउन किया होगा, लिस्ट बनाई होगी उनकी कि भैया देखो दिलजीत को बढ़िया कपड़े भी पहनाने हैं, तो कपड़ों का वो करना है, मतलब कपड़ा वाला एक वो जाएगा। देन हमें चाहिए थोड़ी ग्रैंड एंट्री हो, तो कुछ हाइड्रोलिक एंट्री का बंदोबस्त करना है, स्टेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, पब्लिक को सही से गैदर करने के लिए कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, सिक्योरिटी वाले रखवाने चाहिए, मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे काम निकल आए होंगे, तो उसका क्या बना लिया होगा, लिस्ट बना लिया होगा। फिर इन्होंने क्या किया होगा, इस लिस्ट में जो काम एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको एक साथ लिख दिया गया होगा, जो काम दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको दूसरी तरफ लिख दिया होगा। जैसे दिलजीत की सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी, लोग आपस में तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा करण औजला का भी बहुत सारा कॉन्सर्ट हुआ था अभी बीच में, तो उसके बाद बहुत ऐसा बोला जा रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं कॉन्सर्ट में, कोई किसी को मार रहा है, स्पेशली लड़कियों की वीडियोस आई थी जो एक दूसरे को पीट रही थी, लाइक प्रॉपर तरीके से पीट रही थी। तो वो सब नहीं हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, दिलजीत की सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी सबको एक तरफ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लोग खाएंगे पिएंगे क्या, उनका रिफ्रेशमेंट का क्या सिस्टम रहेगा, दिलजीत क्या खाएगा, दिलजीत की टीम क्या खाएगी, खाने वाला एक सेक्शन कर दिया। उसके बाद कपड़े क्या पहने जाएंगे, दिलजीत क्या कपड़े पहनेगा, उसके पीछे जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डाल के दिलजीत के साथ, उनके बारे में उनका क्या ड्रेसिंग वो रहेगा, वो सब सोचा होगा क्लोथ्स के रिगार्डिंग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो लिस्ट बनाई थी हमने काम की, उसको कैटेगराइज कर दिया कि एक कैटेगरी बना दी सिक्योरिटी वाली, एक कैटेगरी बना दी हमने खाने वाली, एक कैटेगरी बना दी हमने कपड़ों वाली। अब इसके बाद हमने फाइनली लोगों को असाइन किया ड्यूटीज, मतलब बोला कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। और इसके बाद कौन सा इंसान किसको रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई काम हो गया, वो लास्ट में हमने करा। ठीक है, सो बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ, लिस्ट बनाई सारे काम की कैटेगराइजेशन हुई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फिक्स किया गया, फिर उसके बाद सबको असाइन किया गया किसका क्या टास्क रहेगा, और उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए गए, बोला तो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जाके बताएगा, वो सब असाइन किया गया। ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना,
तब हम और कुछ नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट लिस्ट बनाना होता है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बोलते हैं डिविजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना, ठीक है। उसके बाद सारे काम को ग्रुप करना और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाया जाता है। उसके बाद लोगों को ड्यूटी असाइन करना असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कहलाया जाता है। और उसके बाद कौन किसको जाके बताएगा कि भैया काम पूरा हो गया, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा। जैसे ये सारे लोग ना काम करने के बाद दिलजीत के मैनेजर के पास जाते थे कि काम पूरा हो गया है, ताकि वो दिलजीत तक बात पहुंचा दे कि काम पूरा हो गया। तो ऐसे में रिपोर्टिंग किसको करनी थी, हर किसी को मैनेजर को करनी थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया और इस प्रकार से 4 स्टेप्स में हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अंडरस्टूड। सो बेसिकली काम डिवाइड किया, ग्रुपिंग करी, असाइनमेंट किया ड्यूटीज़ का और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना दिए। अगेन यहाँ पे भी मैंने दिलजीत का एग्जाम्पल दिया है, तो आप चाहें तो सेम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से रेकमेंड करूँगी, टेक दैट एग्जाम्पल जो कि करंट में चल रहा हो, ठीक है। चलिए देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है और थर्ड स्टेप हमारा होता है स्टाफिंग। तो अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, बट इसमें मैं एक खास बात आपको और बता दूं दैट इसका एक पार्ट है, इसका एक स्टेप है जिसकी खुद की अपनी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन। ये यहाँ पे एक स्टेप है, लेकिन अगली इसकी खुद की प्रोसेस है, मतलब ये भी करने का एक पूरा तरीका होता है और वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली टेस्ट से रिलेटेड। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, स्टाफिंग प्रोसेस ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाफ हायर करने का काम करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बारे में सोचा गया होगा तो सारे लोग ऐसे तो अवेलेबल होंगे नहीं, डांसर्स वगैरह ऐसे तैयार तो बैठे नहीं थे कि दिलजीत नचवा लो हमें तुम्हारे स्टेज के पीछे। ऑब्वियसली आपको पहले उनकी हायरिंग करनी हुई होगी, राइट। तो क्या प्रोसेस रही होगी उसकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, दिलजीत की टीम ने सबसे पहले क्या किया होगा, लिस्ट बनाई होगी कि किन किन लोगों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। जैसे डांसर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे बैकग्राउंड में पीछे से वो कोरस में गाने के लिए वो म्यूजिशियंस चाहिए होते हैं ना छोटे मोटे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, गिटार बजाने वाले की ज़रूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, सिक्योरिटी वाले की ज़रूरत पड़ी होगी। तो सारी जितने भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपन को कॉन्सर्ट अच्छे से करवाने के लिए, उनका पूरा लिस्ट बना लिया गया होगा। उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड चलाई होगी कि भैया देखो दिलजीत का कॉन्सर्ट होने वाला है, उसको डांसर्स की ज़रूरत है, जो भी इंटरेस्टेड हो आ जाए, ठीक है। तो मतलब लोगों तक बेसिकली बात पहुंचाने की कोशिश की होगी कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आइए हमें ज्वाइन करिए। वो किसी भी जरिए से हो सकता है, न्यूज़पेपर से हो सकता है दिलजीत ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे बोल दिया हो कि मुझे लोग चाहिए, प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड हो इस मेल आईडी पे मेल करो। कोई भी तरीका हो सकता है, बट बेसिकली ये है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई होगी कि मुझे इन लोगों की आवश्यकता है, जो भी इंटरेस्टेड हो आ जाए, ठीक है। उसके बाद उन लोगों में से कोई इंसान उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, फर्स्ट से सिक्योरिटी के लिए इसको सेलेक्ट किया होगा, बैकग्राउंड डांसर के लिए इसको, बैकग्राउंड म्यूजिशियन के लिए इसको। तो ऐसे सिलेक्शन की गई। फिर उसके बाद उन्हें बताया गया कि उनकी क्या पोस्ट है और उस पोस्ट पे उनको प्लेस किया गया, ठीक है। और उसके बाद जहां लगा कि हाँ उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, वैसे नहीं वैसे करो, वहाँ पे ट्रेन किया गया होगा। सो कैसे चला होगा पूरा वो, पहले जिन जिन लोगों की आवश्यकता है उनकी लिस्ट बनाई गई होगी, किस किस पोस्ट के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं उसकी लिस्ट बनाई गई होगी। फिर उस लिस्ट के थ्रू हमने न्यूज़पेपर में या फिर जिस भी ज़रिए से लोगों तक की बात पहुंचाई होगी कि भाई हमें इस इंसान की ज़रूरत है, आके हमें अप्रोच करिए। फिर उन इंसानों में से हमने जो बेस्ट वन होगा सिलेक्ट किया गया होगा। फिर उन लोगों को हमने प्लेस किया उनकी पोजीशन पे कि तुम्हें सिक्योरिटी का काम देखना है, तुम्हें बैकग्राउंड डांसर बनना है, तुम्हें म्यूजिशियन बनना है। फिर जहाँ जहाँ लगा उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, तो वहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी होगी। ये सब करके हमने बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया है। यस, सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की आवश्यकता है वो एस्टिमेट करना। तो हम यही एस्टिमेट कर रहे थे लिस्ट बना के। फिर हमने रिक्रूटमेंट किया होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपनी वैकेंसी के बारे में लोगों को बताना, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हायरिंग कर रहे हैं, हम लोगों को रख रहे हैं जॉब पे, तो जो भी इंटरेस्टेड हो आ जाओ। फिर वो जब लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं आपको और उनमें से आप बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो फॉर योर जॉब,
फॉर योर पोजिशन, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। और जब हम सिलेक्शन कर देते हैं उसके बाद हम उन्हें प्लेस करते हैं उनकी पोजीशन पे, उनको थोड़ा सा ओरिएंटेशन मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बारे में बताते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, और फिर हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पे हम वो सारे लोगों का एग्जाम्पल नहीं लेते कि सिक्योरिटी वाला, बैकग्राउंड डांसर, दिस एंड दैट, उन सबका एग्जाम्पल नहीं लेते, हम सिर्फ एक का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ऐसे मानिए हमें म्यूजिशियन की ज़रूरत थी, ऐसा इंसान जो दिलजीत जब थोड़ा थक जाए या थोड़ा वो होने लगे, मतलब बहुत देर तक अपन बोलते रहते तो थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं ना, फिटीग, मतलब आलस आने लगता है या फिर कुछ भी ऐसा होने लगता है, तो उस टाइम पे स्टेज संभाल पाए, ऐसा हमें इंसान चाहिए था। ठीक है, तो हमने ऐड डाली, बहुत सारे लोग आ गए। अब उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग आ गए जो वो अन्नू मलिक का शो होता है ना, कौन सा सिंगिंग कंपटीशन जो होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सारेगामापा या जो भी, उसमें कैसे कैसे अजीब से लोग आ जाते हैं जिनका वो दिखाते हैं पूरा कि कैसे आके इतने कॉन्फिडेंस से वो इतना गंदा गाना गा रहे थे। तो हो सकता है ना जब आपने ऐड चलवाई हो तो वैसे लोग भी आ जाएं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोग छांटने का काम करते हैं, मतलब आउट ऑफ एवरीवन जो आया है, जो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है उसको हटाने का काम करते हैं। उसके बाद जो हमें लगता है कि हाँ आगे बढ़ सकता है, उसको हम आगे के स्टेप्स के लिए लेके जाते हैं। जैसे कि हम उनका टेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट रहते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, बट पहले ओवरऑल समझ लो। फिर उसके बाद उनका 1-on-1 इंटरव्यू होता है ना, बिठा के, जैसे हाँ जी बताइए अपना नाम, फिर इंटरव्यू मतलब वो बताता है कि मेरा नाम ये है, हाँ जी बताइए क्यों आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर वो बताता है हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। 3 इडियट्स में वो जो लास्ट में इंटरव्यू हुआ था उसका, जो जिसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी, बिल्कुल वैसा इंटरव्यू स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, उसके बाद उस इंसान के रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है, मतलब ये और इससे पहले किसके साथ काम कर चुका है, उसका ओपिनियन अबाउट दिस पर्सन कैसा था। ठीक है, तो वो रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि हाँ हम इस इंसान को हायर करने वाले हैं। तो म्यूजिशियन आया, म्यूजिशियन के टेस्ट लिए गए, उसके बाद उसका 1-on-1 इंटरव्यू लिया गया, फिर उसके बाद उसके रेफरेंसेस चेक किए गए कि पहले कौन कौन से सिंगर्स के साथ ये गा चुका है। उसके बाद हमने फाइनली उसको सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये बढ़िया लग रहा है, मतलब उनमें से जितने भी थे उनमें से ये वाला बढ़िया लग रहा है। ठीक है, फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब ये तो नहीं है वो गाना गा रहा है और थोड़ी देर बाद उसको थकान होने लग जाए और उसकी आवाज़ में वैसी थकान नजर आ रही हो, जैसे अभी कल ही किसी सिंगर के साथ हुआ, वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और उसको सांस चढ़ गई, जिसकी वजह से उसको बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस खत्म करनी पड़ी। ठीक है, अब मेरे को नाम याद नहीं है, बट ऐसा किसी के साथ हुआ, तो अपन को मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ता है कि उसकी सांस तो नहीं फूलती, इसको एकदम से थकान तो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद उसको जॉब ऑफर दिया गया होगा कि भैया देखो हम तुम्हें इतनी सैलरी पे ऐसे हायर करना चाहते हैं। एक बार वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आई एम ओके विद इट, फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एम्प्लॉयमेंट का कि फाइनली हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्टेप्स पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, उसमें हम बाद में आते हैं, बट पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत अजीबोगरीब लोग भी आ गए, तो सबसे पहले हम छांटने का काम करते हैं, जिसको हम सिलेक्शन प्रोसेस में बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब सबसे पहले जो स्क्रीनिंग की जाती है, छाटापटी की जाती है कि भैया ये तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहे, मिसफिट है, इनको हटा दो, ये फिट हो रहे हैं, चलो इनको रख लेते हैं। फिर सिलेक्शन टेस्ट, इसमें हम इंसान के अलग अलग तरीके के टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो इंसान कितना इंटेलिजेंट है, उस इंसान को नई चीज़ें सीखने की कितनी मतलब क्षमता है, नए स्किल्स अटेन करना वो कितने हद तक चाहता है, उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, मतलब वो पैनिक वाली सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, नॉर्मल सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, फिर वो खुद कितना इंटेलिजेंट है, मतलब खुद कितनी स्किल्स ऑलरेडी लेके आया हुआ है वो चेक करते हैं, और उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है वो चेक करते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, इन टेस्ट से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इस पर आप चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी डिटेल्ड वाली। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाता है तो हम 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं उससे, पर्सनल इंटरव्यू जैसे हम बोलते हैं कि बिठा के उससे पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन उसको किए जाते हैं। एक बार ये भी वो पास कर ले तो फिर उसके रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेकिंग द रेफरेंसेस। फिर हम अपना लेते हैं फाइनली सिलेक्शन डिसीजन। लेकिन सिलेक्शन डिसीजन पे खत्म नहीं हो जाती है चीज़ें, उसके बाद हम मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब भी हायर करते हैं, जब भी कोई इंसान सेलेक्ट होता है, उसके बाद उसका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये देखने के लिए कि भाई ये इंसान सही है ना, मेडिकली हेल्दी तो है ना। पता चले हमने इसको जॉब पे रख लिया, 4 दिन बाद वो बीमार पड़ गया और हम
बोल रहे हैं भैया अब किससे काम करवाएं, फिर वो ठीक हो के वापस आया, हमने रख लिया, फिर वो 4 दिन बाद बीमार हो गया। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बीमार होते रहते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बीमार हो जाते हैं। आई पर्सनली नो फ्यू पीपल जो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेडिकली कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो वो भी अपन को चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए इंसान जो ढंग से काम कर पाए, हेल्दी रह के। फिर हम उसको जॉब ऑफर देते हैं कि भैया हम तुम्हें इस टर्म पे इतने इतने पैसे में रखना चाहते हैं। ये जॉब ऑफर वो सिलेक्ट करता है, मतलब कि हाँ आई एम ओके विद इट, मतलब जॉब ऑफर को उसको रिप्लाई देना होता है कि हाँ मैं इस पैसे पे इतने काम करने के लिए तैयार हूँ। तो हम फाइनली उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट का, जिसके चलते हुए ये प्रूव हो जाता है कि अब से वो हमारा एम्प्लॉय है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी? सिलेक्शन की। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और इसके बाद मैनेजमेंट में आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। बट डायरेक्टिंग की खुद की कोई प्रोसेस नहीं है, उसके 4 सब पार्ट्स हैं, जिनमें से एक पार्ट मोटिवेशन से रिलेट करता है, तो उसमें मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, और दूसरा पार्ट कम्युनिकेशन है, जिसमें एक छोटी सी प्रोसेस है। तो हम क्योंकि डायरेक्टिंग की प्रोसेस नहीं है, तो वो दोनों प्रोसेस कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ना सिर्फ आपके 12th क्लास एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके बाद भी जो एग्जाम्स होते हैं ना, लाइक बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोटिवेशनल थ्योरी में ये थ्योरी हमेशा पूछी जाती है, नो मैटर कौन सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ये थ्योरी ना है बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक बात करती है ये। अगर तुम इसे अपनी लाइफ पे अप्लाई कर लो ना और देखो वैसे, तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या ही था, मेरी लाइफ की स्टोरी थी, ठीक है। वैसे ही पैटर्न से समझाऊंगी मैं तुम्हें। ऐसे इमेजिन करो तुम्हारी पायल मैम है, ठीक है। अब तुम्हारी पायल मैम इतनी गरीब है कि उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं हैं, सर के ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। अब इमेजिन करो इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पायल मैम का पहला सपना क्या होगा कि मैं BMW में घूम लूँ, मैं फरारी में घूम लूँ, मैं आई वॉच पहनूँ, मैं आईफोन रखूँ। बताओ क्या होगा? इस पर ना मैं एक बहुत ही बढ़िया वो भी देती हूँ। आजकल ना महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में देयर इज दिस गर्ल जिसका नाम है मोनालिसा। उसकी आईज बहुत क्यूट हैं, तो किसी जर्नलिस्ट ने उसको कवर कर लिया होगा एक आधा इंटरव्यू में, तो वहाँ से वो इतनी फेमस हो गया। वो बेसिकली क्या करती थी, वो सड़कों पे वो बेच रही थी, मालाएं बेच रही थी, ठीक है, बीड्स वाली। अब वो बोल रही है कि एवरीबडी इज कमिंग क्लिकिंग पिक्चर विद मी, क्योंकि मैं फेमस हो गई हूँ, बट मुझसे कोई माला नहीं खरीद रहा है। तो अल्टीमेटली वो फेम तो पा रही है, लेकिन शी इज नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज उसको बेसिक नेसेसिटीज के लिए तो पैसे ही नहीं मिल पा रहे। यही से आप समझ जाइए, जो गरीब इंसान होता है ना, उसकी पहली सोच होती है कि मुझे ढंग का खाना मिल जाए, बेसिक पैसे मिल जाए, जिससे मैं अपने लिए ढंग के कपड़े खरीद पाऊँ और सर के ऊपर मेरे एक छत हो जाए। मोनालिसा आज की डेट में बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का। मतलब उसके घर वाले, उसके आसपास वाले सब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने, अब पता है मीडिया पावर, इंस्टाग्राम पावर, इन्फ्लुएंसर पावर, सब उसको भाग भाग के फोटो क्लिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रही है। काम करेगी तभी तो वो खाना पीना अपने लिए कमा पाएगी। फोटो क्लिक करवा के उसको क्या ही मिलेगा? ये फेम उसके लिए क्या ही है। बट इसी फेम के लिए बहुत सारे लोग मरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से समझिए, हर इंसान जो इस धरती पे आया है, उसकी सबसे पहले नीड होती है कि भैया रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए मुझे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बट इंसान लालची होता है। एक नीड आपकी पूरी होती है, आप दूसरी नीड के बारे में सोचने लग जाते हो। एक चीज़ आपकी पूरी होती है, आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो। तो जब आपका रोटी कपड़ा और मकान का सपना पूरा हो जाता है, फिर आप सोचते हो यार थोड़ा सा बुढ़ापे के लिए सेव कर लूँ, आज तो मिल रहा है, व्हाट इफ कल नहीं मिला। सोचते हैं ना हम सेविंग्स कर लें, ये कर लें। कभी हम ये देखते हैं कि आज आ रहा है, ठीक है, कल का कल देख लेंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। हर इंसान कल की प्रिपरेशन आज से करना शुरू कर देता है। तो रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद आप क्या करेंगे? कल की चिंता लेने लग जाएंगे। ये भी आपकी सेफ सिक्योर हो गई कि भाई आपको पता चल गया, आपके नाम पे PPF हो गया है, आपको NPS में बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप सोचते हैं यार मेरे दोस्त यार सगे संबंधी बन जाए, लोग मुझे पसंद करना शुरू कर दे, लोग मुझे प्यार करना शुरू कर दे, राइट। ये भी पूरा हो जाए, फिर आप सोचते हैं सोसाइटी में मेरा एक स्टेटस बन जाए, एक ओहदा बन जाए, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे बड़ा समझें। ये भी मिल जाए तो आप फिर सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ चले जाते हैं कि आत्म, वो बोलते हैं ना कि सुख की प्राप्ति हो गई, बिल्कुल जैसे मंक्स लोग हो जाते हैं, बिल्कुल कि उन्हें दीन दुनिया से मतलब ही नहीं होता, वो ऊपर बढ़ जाते हैं उसके भी। बस वही चीज़ है कि सारे गोल्स पूरे हो गए हैं आपके जीवन में, आप ऐसा वो करते हो, ठीक है। तो यही तो है आपकी
मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ये बोलती है कि हर इंसान सबसे पहले अपने साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचता है, सबसे पहले वो इन्हें पूरा करने के बारे में सोचेगा। अगर ये पूरे हो जाएंगे फिर वो सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, कल की टेंशन लेगा। पहले तो आज का गुजारा करेगा, आज का गुजारा हो गया तो कल की टेंशन लेगा, कल की टेंशन भी ले ली, फिर वो सोचेगा यार प्यार मोहब्बत दोस्ती सब मिल जाए मुझे, जिसको हम बोलते हैं सोशल नीड्स, ये भी मिल जाए तो फिर हम सोचते हैं कि अरे थोड़ा स्टेटस बन जाए हमारा, सोसाइटी में 4 लोग हमारी इज्जत करें, तो ये एस्टीम नीड्स हो गई आपकी। फिर आती है लास्ट में आपके सारे गोल्स फुलफिलमेंट होने की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। सो ये इस तरह से फ्लो करता है आपका नीड्स का स्ट्रक्चर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे फिल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पे ये कैसे फिल होता है, वो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आप मिनिमम बेसिक सैलरी सब वो करेंगे, आपको चाहिए होगी कि भैया 30,000 मिल जाए महीने का गुजारा हो जाएगा, 50,000 मिल जाए महीने का गुजारा हो जाएगा, ये पूरा हो गया। फिर आप प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स, इन सब के बारे में सोचेंगे, ये भी पूरा हो गया। फिर आप चाहेंगे कि इनफॉर्मली आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप बन जाए लोगों के साथ, लोग ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, ये भी पूरा हो गया। फिर आप चाहेंगे दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए, आपके लिए तालियां बजवा दी जाए, ये भी पूरा हो गया। फिर आप अपने गोल्स को अचीव करने के टूवर्ड्स जाएंगे। तो ये होती है पूरी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसका एग्जाम्पल आप अपने खुद के जीवन के थ्रू दे सकते हैं, आप चाहें तो बीच में मोनालिसा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। सो आई होप ये पूरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है, इसको अपनी लाइफ पे वो करके देखिए। इमेजिन करिए ये आप हैं, ठीक है, आपको किसी को मैसेज भेजना है, आप क्या करते हैं, फर्स्ट से व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हैं, आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, फिर सेंड का बटन दबाते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे आपने लेटर्स में वो मैसेज सेंड किया है वो वैसे ही सामने वाले को पहुंच जाएगा, वो एक मीडियम के थ्रू चल के जाएगा जो कि इंटरनेट होता है। इंटरनेट पे क्या मैसेजेस वैसे ही जाते हैं जैसे हम भेजते हैं? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा प्रोग्रामिंग की खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो वो हमारे नॉर्मल मैसेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। फिर हम इसको इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे। फिर जब हम इसको किसी इंसान को भेज रहे हैं, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझेगा नहीं, तो वापस से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर सामने वाले को वो रिसीव होगी। अब ये बार बार जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रही हूँ ना, इसका मतलब बस यही है कि जब हम टेक्स्ट भेजते हैं किसी को, फर्स्ट से मैंने टाइप करके भेजा है हाउ आर यू, तो मैंने हाउ लिखा है, ठीक है, तो कंप्यूटर जब इसे भेज रहा होगा आगे तो वो इस HOW को अपनी लैंग्वेज में कर देगा, ठीक है। ये जो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है ना नॉर्मल लैंग्वेज से, इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। और जब इसका उल्टा होता है कि इस लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बस इतना ही है कि एक इंसान होगा जिसको मैसेज भेजना है, जिसको हम बोलेंगे सेंडर। ये इंसान जब मैसेज भेज रहा होगा तो वो टाइप करेगा अपनी तरफ से पूरा मैसेज, और फिर वो किसी मीडिया के थ्रू से भेजेगा, फर्स्ट से इंटरनेट के थ्रू भेज रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, एनकोडिंग होगी, मतलब नॉर्मल मैसेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। समटाइम्स यहाँ पे बीच में अड़चन आ सकती है जिसको हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है। फिर नॉर्मल मतलब मीडिया के थ्रू सामने वाले को रिसीव हुआ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आएगी, तो इस लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। और फिर वो रिसीवर मतलब जिस इंसान के लिए मैसेज लिखा गया उसको रिसीव होगा, फिर वो अपना फीडबैक भेजेगा, मतलब अपना आंसर भेजेगा। तो इस तरह से चलती है आपकी पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस, विच इज़ अ वेरी बेसिक वन, ठीक है। फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। समटाइम्स एनकोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड एक नंबर का अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारी लास्ट प्रोसेस पे, जो कि है कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये क्या बोलता है, देखिए आपने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए पूरी प्रेपरेशंस करी, पूरे गोल सोचे, स्टैंडर्ड सेट किए, फिर उसके बाद आप एक्चुअली देखोगे परफॉर्मेंस के टाइम पे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। फिर आप देखोगे कि जैसे आपने सोची थी चीज़ें और जैसे हो रही हैं, क्या ये दोनों समान हैं, उनका कंपैरिजन करोगे। फिर आप देखोगे नहीं, जैसे हमने सोचा था वैसा तो नहीं हो रहा, तो आप पता लगाओगे कि भैया ये तो बदलाव हो रहे हैं, ऐसा तो हमने प्लान नहीं किया था। फिर आप उन बदलाव को ठीक करने के लिए सही मेजर्स लोगे।
जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब उसका कॉन्सर्ट होगा या किसी और इंसान का होगा तब आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हो जो कि आप प्लानिंग में ही कर देते हो इन अ वे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि वाकई में आज कैसा चल रहा है। ये होने के बाद आप कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड वन, मतलब जो एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई है, जैसा कॉन्सर्ट एक्चुअली हुआ और जैसा कॉन्सर्ट आपने इमेजिन किया, तो दोनों को आप कंपेयर करते हो। उसके बाद आप डेविएशन ढूंढते हो। डेविएशन का मतलब होता है जो चीज़ें आपने सोची थी वैसे नहीं होती, अलग हो जाती है, तो वो बदलाव जो है उसको हम डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन होने के बाद मतलब एनालाइज करने के बाद हम उसको करेक्ट करने के लिए एक्शन लेते हैं। अब वो समटाइम्स अगर हम बीच में ही ले लें तो बाकी की प्रोसेस सही हो जाती है। फर्स्ट से दिलजीत का एक जगह कॉन्सर्ट हो गया था, वहाँ पे हमने देख लिया ये डेविएशन होती है, तो सेकंड जगह जहाँ कॉन्सर्ट होने वाला है वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन अगर सारे ही हो चुके हैं, लास्ट में हमें पता लगा, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जब उसका कॉन्सर्ट होगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट किसी सिंगर का होगा, करण औजला का या फिर किसी का भी होगा, तो वहाँ पे हम उसको करेक्ट करने का काम कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस। फटाफट लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ ये सारी प्रोसेसेस यहीं पे कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको सारी प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे किए जाते हैं, सो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।